Welcome students. Today I am going to start with the new chapter of your geography book. The name of the chapter is Air. In this we will understand what is atmosphere. Atmosphere is blanket of air that surrounds earth. So this air is very helpful for our survival. Why it is very helpful for our survival? Because this air or this atmosphere consists of various types of gases, such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon. So this atmosphere consists of various types of gases, and we all know that this oxygen is very important for our survival. So our next topic is composition of the atmosphere or air. So what is the composition of atmosphere? Atmosphere consists of nitrogen, which is around 78% present in the atmosphere. Then next, the very important for our survival is oxygen, that consists of 21% of the atmosphere. Then third important is carbon dioxide, then argon, and all other gases consist of helium, hydrogen and ozone. So this is the composition of atmosphere. So ये जो गैसेस हैं ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. तो नाइट्रोजन हमारे लिए कैसे यूजफुल है? नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. क्यों जरूरी है? बिकॉज प्लांट्स टेकिंग नाइट्रोजन so that they could make their food. By using nitrogen they are making their food, but these plants are unable to take nitrogen from the atmosphere directly. So some of the bacteria are consist in the soil, or that bacteria present in the soil. Some are present in plant roots. तो जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट हैं, प्लांट रूट में प्रेजेंट हैं, दीज बैक्टीरिया आर वेरी हेल्पफुल. वाई? बिकॉज दीज बैक्टीरिया आर कन्वर्टिंग दिस nitrogen, converting nitrogen so that plants could use them, So these nitrogen, this gas is very important for the survival of plants. Then oxygen कैसे important है हमारे लिए? ऑक्सीजन जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और जो ऑक्सीजन है ये कैसे प्रोड्यूस होता है, एनवायरनमेंट में कैसे आया ये? बिकॉज प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग दिस ऑक्सीजन. कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? बिकॉज प्लांट्स आर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. What is photosynthesis? This is the process through which plants are making their food. तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेते हैं, सो दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर ह्यूमन बीइंग. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के, हमारे वर्ल्ड के लिए? प्लांट्स जो हैं दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड. दैट मीन्स फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है जितना प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना प्लांट्स यूज कर रहे हैं, उतना ही ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में ये प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसीलिए एक परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है.
लेकिन समटाइम्स दिस बैलेंस डिस्टर्ब्स, ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे हो जाता है? ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल, विच लेड टू द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो जो गैस है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो वर्ल्ड है उसमें जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अफेक्ट हो जाता है, बिकॉज इट लेड टू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। सो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने से क्या होता है? सो बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोल और ऑयल, उसको बर्न करने से क्या होता है? इट इंक्रीजेज द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, विच लेड टू द increase in the temperature of the earth, and this increase in the temperature of the earth is called global warming। अब ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है इसकी स्टडी करना? बिकॉज जैसे ही टेम्परेचर जो अर्थ का इंक्रीज होता है, जितनी भी ग्लेशियर्स हैं उनकी जो आइस है वो मेल्ट होने लगती है। जैसे ही आइस मेल्ट होने लगेगी, जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। सी लेवल जैसे ही इंक्रीज होगा तो जितने भी हमारे जो प्लांट्स हैं, जितने भी हमारे क्लाइमेट है उसमें चेंजेस आने लगेंगे। जितने भी हमारे जो रिवर्स में या फिर हमारे सीज में जितने भी जैसे कोरल रीफ्स वगैरह हैं वो अफेक्ट हो जाएंगी। तो ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे अर्थ के लिए। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को डाउन करने के लिए वी हैव टू रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इट इज डिवाइडेड इन 5 डिफरेंट लेयर्स, डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर्स हैं? फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अबव कौन सी लेयर है? स्ट्रेटोस्फेयर। देन थर्ड लेयर कौन सी है? मेसोस्फेयर। फोर्थ लेयर है थर्मोस्फेयर। फिफ्थ लेयर है एक्सोस्फेयर। अब इन लेयर्स के फीचर्स क्या हैं, हम वन बाय वन एक एक लेयर करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, और इसकी जो एवरेज हाइट है वो क्या है? द एवरेज हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर इज 13 kilometers. That means 13 kilometers from the surface of the earth. Second feature है the air we breathe present in this layer. That means ऑक्सीजन जो है वो इसी लेयर में प्रेजेंट होता है। थर्ड फीचर है जितने भी वेदर फिनोमेनन है, जैसे कि रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म, जितने भी वेदर फिनोमेना हैं वो इसी लेयर में होते हैं। दैट मीन्स इससे जो नेक्स्ट वाली जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ पर इस टाइप के जितने भी वेदर फिनोमेनन है, ना तो वहाँ पे बारिश होती है ना ही फॉग आता है। इस टाइप के जितने भी वेदर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेयर में नहीं होती है। दैट मीन्स ये लेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर है। नेक्स्ट ट्रोपोस्फेयर से जो जस्ट अबव हमारी लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट है इट इज अप टू द 50 किलोमीटर्स, एंड दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम clouds and weather phenomena. That means इस वाली लेयर में ना तो क्लाउड होते हैं और ना ही कोई भी वेदर से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि ना तो इसमें बारिश होती है और ना ही इसमें
कोई और वेदर से रिलेटेड कोई और एक्टिविटी यहाँ पर होती है। बिकॉज इस लेयर में कोई भी वेदर से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं होती है, दैट इज वाई दिस लेयर इज आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। यहाँ पर जितने भी एरोप्लेन हैं वहाँ उसको फ्लाई करने के लिए बहुत ही आइडियल कंडीशन प्रेजेंट है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होती है। एंड दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस लेयर कंटेन्स ओजोन गैस। Ozone gas is very important for us. Why it is very important? Because this gas protects us from harmful effects of sun rays. सन रेज की वजह से जो भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उससे ये हमको प्रोटेक्ट करता है। दैट इज वाई दिस ओजोन गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस ओजोन गैस इज कंटेन इन स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। नेक्स्ट लेयर इज मेसोस्फेयर विच इज अबव दिस स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। मेसोस्फेयर की जो हाइट है इट इज अप टू द 80 किलोमीटर्स। एंड जो मेटेराइट्स हैं, व्हाट इज मेटेराइट्स? These are the pieces of rock particles that are revolving around the sun. So these meteoroids, while they are entering from space towards the earth, they burns up in this layer. इसी layer में ये burn होते हैं, जिनको आप टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। These are these meteoroids that are burning in this layer only. And our fourth layer is thermosphere. थर्मोस्फेयर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, दैट मीन्स जो टेम्परेचर है थर्मोस्फेयर में, जैसे जैसे उस आप ऊपर उसकी हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जाता है इस वाली लेयर में। और ये जो टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा है, इसीलिए इस वाली लेयर का जो पार्ट है वो है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? बिकॉज दीज आइनोस्फेयर आर वेरी हेल्पफुल फॉर ट्रांसमिशन, दैट इज द रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो ट्रांसमिशन के लिए ये जो लेयर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस लेयर की जो हाइट है इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर्स। एक्सोस्फेयर जो है वो अपर मोस्ट लेयर है and this layer is very thin. Light gases such as helium and hydrogen are present in this layer. So these are the division of atmosphere into 5 different layers. तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सबसे पहली जो हमारी जो लेयर है वो है हमारी ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, देन उसके बाद है मेसोस्फेयर, देन उसके बाद है थर्मोस्फेयर, और जो सबसे लास्ट में जो लेयर है वो है हमारी एक्सोस्फेयर। जितने भी वेदर फिनोमेनन होते हैं वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं और यहीं पे जो ऑक्सीजन है वो इसी लेयर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसके अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ओजोन गैस जो होती है हमको सन के जो हार्मफुल रेज हैं उनसे प्रोटेक्शन देती है। इस लेयर पे कोई भी वेदर फिनोमेना नहीं है, इसीलिए ये जो लेयर है ये एरोप्लेन फ्लाइंग के लिए बहुत ही आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करती है। मेसोस्फेयर थर्ड लेयर है और यहाँ पर जो भी मेटेरॉइड्स है वो बर्न होते हैं। थर्मोस्फेयर है, इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जैसे जैसे आप हाइट ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर टेम्परेचर होता है जो इंक्रीज होता जाता है। और ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन। जितना भी रेडियो ट्रांसमिशन होता है वो इसी लेयर के थ्रू होता है। देन अपर मोस्ट लेयर है वो है हमारी एक्सोस्फेयर। यहाँ पर बहुत ही जो लाइट गैसेस हैं सच एज helium and hydrogen are present. So this topic is over now. I will meet you in the next class with a new topic. Till then, goodbye and take care.